हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एसएसटी की शिक्षण वीडियो की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और विमर्श। ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 100% इस चैप्टर से, इस टॉपिक से हर बार रीट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन तो फिक्स आता है इस टॉपिक से। और देखिए अधिक हार्ड ये चैप्टर है नहीं, सोच समझ पर आधारित इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं रीट एग्जाम में। तो मैं आपको पहले नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहला जो बिंदु है वो है मन स्थिति का निर्माण। देखिए सारी जो जितने भी बिंदु हैं इनका संबंध किससे है? कक्षा कक्ष की प्रक्रियाओं से। तो देखिए पहले बिंदु को हम समझते हैं, मन स्थिति का निर्माण। तो देखिए इसको दो भागों में बांटा गया है, अनुदेश पूर्व और अनुदेश अंतर्गत। देखिए जब भी अध्यापक कक्षा कक्ष के अंतर्गत आता है तो फिर इस पहली स्थिति का निर्माण होता है मन स्थिति निर्माण का। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे पहले अनुदेश पूर्व के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि अध्यापक को कुछ भी जो भी चैप्टर पढ़ाना होता है उस चैप्टर से संबंधित अध्यापक मुख्य बिंदुओं के बारे में वो पहले ही विद्यार्थियों को बता देता है। फिर अनुदेश अंतर्गत के अंतर्गत क्या होता है, समझिए कि अध्यापक को कोई चैप्टर पढ़ाना है। समझिए कि चैप्टर का नाम है महाराणा प्रताप। तो प्रताप से संबंधित अध्यापक शिक्षार्थियों से आरंभिक ज्ञान प्राप्त करता है, आरंभिक व्यवहारों का परीक्षण करता है। तो ये दोनों बिंदु आते हैं किसके अंतर्गत? मन स्थिति निर्माण के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड बिंदु देखते हैं, परिप्रश्न करना या फिर प्रश्न पूछना। ये भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। समझिए कि अध्यापक कोई चैप्टर पढ़ा रहा है, ऐसा ना हो कि वो केवल सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान दे। बीच बीच में अध्यापक को विद्यार्थियों से प्रश्न भी पूछना पड़ता है। तो यही है सेकंड बिंदु, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना। इसके अंतर्गत कभी कभार अध्यापक को ऐसे प्रश्न भी पूछने चाहिए जो व्याख्यानगत हो। और जब भी वो व्याख्यानगत प्रश्न पूछे तो प्रश्न पूछने के तुरंत बाद ही अध्यापक स्वयं को उसका उत्तर दे देना होता है। शिक्षक विद्यार्थियों से ये अपेक्षा न करे कि वो उस प्रश्न का उत्तर दे। तो ये आपको ध्यान रखना है, व्याख्यानगत प्रश्नों के उत्तर अध्यापक को पूछने के बाद में ही उसका उत्तर दे देना होता है। तो ये सेकंड बिंदु आप ध्यान रखिएगा, परिप्रश्न या फिर प्रश्न पूछना। अब देखिए तीसरा पॉइंट भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, विराम या फिर ठहराव। पढ़ाते समय कुछ सेकंड के लिए अध्यापक को विराम भी लेना चाहिए ताकि जो विद्यार्थी है वो उस टॉपिक को अच्छे से कोरिलेट कर पाए। ऐसा नहीं हो कि अध्यापक केवल पढ़ते जा रहा है और विद्यार्थियों के सब ऊपर से चला जा रहा है। तो ये तीसरा पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं पुनर्बलन। ये पुनर्बलन काफी अधिक आवश्यक होता है कक्षा कक्ष की प्रक्रियाओं में। तो पुनर्बलन के अंतर्गत क्या होता है, समझे कि अध्यापक किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न पूछता है और वो विद्यार्थी उस प्रश्न का उत्तर सही देता है, तो फिर अध्यापक को विद्यार्थी की प्रशंसा करनी चाहिए, विद्यार्थी की तारीफ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि विद्यार्थी और भी प्रोत्साहित होता है और वो आगे भी सक्रिय रहता है अपने अध्ययन को लेकर। तो देखते हैं, विद्यार्थी की तारीफ करना इसमें शामिल होता है, प्रशंसा करना है, शिक्षार्थी सहभागिता को प्रोत्साहन करना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना, उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये चौथा बिंदु है पुनर्बलन, ये आपको साथ में ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट बिंदु है अनुबोधन। ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट बिंदु है, पांचवा अनुबोधन। ये क्या होता है, पहले यहाँ पर ये नीचे जो दे रखा है वो देख लेते हैं। संकेत या सुझाव के माध्यम से उत्तर में मदद करना। देखिए समझिए कि आप कोई विद्यार्थी से कुछ क्वेश्चन करते हैं और वो विद्यार्थी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, तब आपको कुछ ऐसे संकेत देने हैं उस विद्यार्थी को कि वो उस उत्तर पर पहुंच जाए। तो यही होता है अनुबोधन, संकेत या सुझाव के माध्यम से उत्तर में मदद करना विद्यार्थियों की। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसका एक हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि समझे कि महाराणा प्रताप है
तो आप विद्यार्थियों से ये पूछेंगे कि महाराणा प्रताप का जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसमें अकबर का जो सेनापति कौन था। समझे कि आपने ये क्वेश्चन विद्यार्थी से पूछा। अगर विद्यार्थी उत्तर ना दे पाए तब आप उसको ये कह सकते हैं कि वो जयपुर का एक शासक था। तब उस विद्यार्थी को फिर लगेगा कि हाँ वो थे मानसिंह। तो ये होता है अनुबोधन। आगे है शैक्षिक संप्रेषण। देखिए संप्रेषण का मतलब क्या होता है, संचार या फिर आदान प्रदान करना। तो इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, जैसे कि सेमिनार है, इंटरव्यू है, ये सभी शैक्षिक संप्रेषण में शामिल होते हैं। और अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण इसमें शामिल होते हैं जो भी बातचीत होती है विद्यार्थियों के मध्य, ये सभी। तो ये मुख्य मुख्य बिंदु है, ये सभी को, इन सभी को आपको कंटिन्यूअसली ध्यान में रखना है। एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए अगर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से तो सोच समझ पर आधारित आता है, क्योंकि ये पूरा जो टॉपिक है ये सोच समझ पर ही आधारित है। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपको वापस यहाँ पर देख लीजिए कोई बिंदु समझ में नहीं आया हो तो आप बता सकते हैं, और अगर आपको समझ में आया हो तो भी आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि हमें ये सारे समझ में आ चुके हैं। तो इससे कुछ नहीं होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा आपके लिए कंटेंट लाया जाए। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। कक्ष अध्यापन के प्रारंभ में छात्रों की मन स्थिति का निर्माण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इससे छात्र शिक्षक को परेशान नहीं करेंगे, छात्र गृह कार्य पूरा कर लेंगे। यह कक्षा में शिक्षार्थी सहभागिता को सहज साध्य बनाती है, या फिर उक्त सभी। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो ये क्वेश्चन है ये सोच समझ पर आधारित है। तो देखिए मन स्थिति का निर्माण किया जाना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। यह कक्षा में शिक्षार्थी सहभागिता को सहज साध्य बनाती है। जो बाकी के ऑप्शन है वो इतने सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है। आगे देखते हैं। कक्ष में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी की मन स्थिति का निर्माण कब किया जाना लाभदायक है। अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व, अध्यापन समाप्ति पर, मूल्यांकन के समय, या फिर उक्त कोई नहीं। तो देखिए जस्ट हमने ऊपर देखा था कि मन स्थिति को 2 भागों में बांटा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर। कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रूप में शामिल करने का तरीका है प्रश्न या फिर परिप्रश्न पूछना, बीच बीच में छात्रों से पाठ्य विषय पर अपने विचार प्रकट करने को कहना, पाठ्य विषय से संबंधित व्यवहारिक उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करना तथा छात्रों को भी इस हेतु प्रोत्साहित करना, या फिर उक्त सभी। तो देखिए छात्रों को सक्रिय करने के लिए ये सभी तरीके होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि कोई छात्र कक्षा में शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है तो शिक्षक को उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। क्या ये ऑप्शन होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा। उसे डांटकर डेस्क पर खड़ा कर देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। उससे सहपाठी छात्र से पूछकर बताने के लिए कहना चाहिए, या फिर उससे फिर कोशिश करो जैसे शब्दों से उत्तर देने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। निम्न में से यहाँ पर आपको सही कथन बताना है। कक्ष में शिक्षक को केवल बुद्धिमान छात्रों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जिन छात्रों का ध्यान शिक्षण की ओर नहीं है उन्हें खेलने भेज देना चाहिए। सभी छात्रों को साथ लेकर अध्यापन करना चाहिए, या फिर उक्त सभी। तो देखिए फर्स्ट भी नहीं होगा और सेकंड भी नहीं होगा और फोर्थ वैसे भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी छात्रों को साथ लेकर अध्यापन करना चाहिए। कक्षा वार्ता में कक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षक को करना चाहिए। सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की पीठ थपथपाना, श्यामपट्ट पर शिक्षार्थियों के उत्तर लिखना, छात्रों के उत्तरों को स्वयं दोहराना, या फिर उक्त सभी।
तो देखिए कक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये सभी कथन यहाँ पर करेक्ट हैं, तो सभी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा कक्ष के क्रियाकलापों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन यहाँ पर आपको बताना है। शिक्षक को केवल तीव्र बुद्धि वाले शिक्षार्थियों से ही प्रश्न पूछने चाहिए। शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बीच बीच में प्रश्न पूछना अधिगम को खंडित करता है। शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान लगातार बोलना चाहिए व बीच में तनिक भी विराम नहीं देना चाहिए, या फिर उक्त सभी। देखिए यहाँ पर आपको असत्य कथन बताना है कि असत्य कौन सा होगा। तो देखिए ये सारे कथन असत्य ही हैं, तो उक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको रीट एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको एक गाइड खरीद लेनी चाहिए। मंगलम की एक गाइड आती है शिक्षण वीडियो की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो वो आप जरूर खरीदें। उसमें काफ़ी अधिक क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो आपको काफ़ी अधिक हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में पूछे जाने वाले प्रश्न होने चाहिए, तो किस प्रकार के होने चाहिए? जिनका उत्तर विद्यार्थी हाँ या ना में दे सके, अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक प्रश्न प्रकार के, निबंधात्मक या फिर उक्त सभी प्रकार के। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कक्षा कक्ष में पूछे जाने वाले प्रश्न होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड, अति लघुतरात्मक या फिर लघुतरात्मक प्रकार के। आगे देखते हैं यहाँ पर, अनुबोधन शिक्षार्थी के लिए किस प्रकार लाभकारी है। तो देखिए आगे मैंने आपको अनुबोधन के बारे में बताया था। अगर किसी शिक्षार्थी को प्रश्न का उत्तर ना आए तो उसे संकेत के माध्यम से उस उत्तर तक लाने की कोशिश करना, तो ये किस प्रकार लाभकारी है। अनुबोधन से अधिगम में वृद्धि होती है, इससे शिक्षार्थी संवेगात्मक सुरक्षा की भावना अनुभव करते हैं। अनुबोधन विद्यार्थियों में चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, या फिर उक्त सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उक्त सभी। इन सभी के लिए लाभकारी होता है अनुबोधन शिक्षार्थी के लिए। अनुबोधन का लाभ नहीं है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को सहयोगी बनाता है, शिक्षण के दौरान शिक्षक के लिए कार्य को बढ़ाता है, या शिक्षार्थियों के आत्मसम्मान को बढ़ाता है, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो लाभ नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षण के दौरान शिक्षक के कार्य को बढ़ाता है, ये गलत होगा। निम्न में से कक्षा कक्ष क्रियाकलाप का अंग है, तो कौन सा है वो आपको बताना है। छात्रों से प्रश्न या फिर प्रति प्रश्न पूछना, श्यामपट पर छात्रों के उत्तर लिखना या छात्रों से चित्र बनवाना, या फिर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करने हेतु चार्टों या मॉडल का प्रयोग करना, या फिर उक्त सभी। तो देखिए कक्षा कक्ष क्रियाकलाप के ये सभी अंग होते हैं, तो उक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में श्यामपट का उपयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि लेख स्पष्ट हो व सरलता से पढ़ा जा सके, श्यामपट कार्य स्वच्छ व विधिवत हो, श्यामपट कार्य उपयुक्त एवं पाठ से संबंधित हो तथा पाठ विकास में सहायक हो, या फिर उक्त सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उक्त सभी। कक्षा कक्ष प्रक्रिया में श्यामपट का उपयोग करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको रीट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, और आपको जो भी बिंदु समझ में नहीं आया हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।